Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss current affairs for 23rd of March 2025, 23 मार्च 2025 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए यूपीएससी और एमपीपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उनका डिस्कशन करते हैं इस चैनल पर और आज भी हम उसी की बात करेंगे। और सबसे पहले जो है वो आज हम बात करेंगे शहीद दिवस की, उसके बाद हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया पर जिनका आज जन्मदिन है। उसके बाद हम बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 का किसको मिला है, और फिर हम बात करेंगे बॉक्सिंग को कैसे 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया है, जॉर्ज फोरमैन कौन थे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा प्रॉब्लम्स ऑफ जुडिशियरी कि हमारी न्यायपालिका में क्या क्या कमियां हैं और कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बारे में आने वाले 10 से 15 मिनट में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो है वो शहीद दिवस है 23 मार्च, याद रखिएगा तारीख 23 मार्च 1931 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हमारे तीनों महान क्रांतिकारी थे उनको फांसी दी गई थी। और इनको फांसी किस केस में दी गई थी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको फांसी दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, महान क्रांतिकारियों को, हम सभी को इनको अपने रेवोल्यूशनरीज को बहुत याद करना चाहिए, सम्मान की नज़र से देखना चाहिए और उनकी कही गई बातों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की पहली न्यूज़। दूसरा हम लोग बात करेंगे आज एक महान समाजवादी विचारक की, अ ग्रेट सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया, जो एमपीपीएससी में आपके मेंस सिलेबस में भी हैं और आपसे कई बार यूपीएससी में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन उत्तर प्रदेश ऑन 23 मार्च 1910। ठीक है, लेकिन 1931 के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्योंकि इनके ही जन्मदिन पर फांसी दी गई, तो उसके बाद से राम मनोहर लोहिया जी ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। राम मनोहर लोहिया जो है ओरिजिनल सोशलिस्ट थिंकर थे इंडिया के, और इनकी दो जो थ्योरीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। एक है चौखंभा स्टेट या फोर पिलर्ड स्टेट विच टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, एंड दूसरा जो है वो सप्त क्रांति या 7 रेवोल्यूशंस, जिसके जरिए जो है भारत में सोशल जस्टिस या समाजवाद लाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं चौखंभा स्टेट की। तो ही टॉक्ड अबाउट 4 पिलर स्टेट, और उसके 4 पिलर्स कौन कौन से थे? पहला हो गया विलेज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा प्रोविंस एंड चौथा सेंटर। ठीक है, गांव, जिला, प्रदेश और केंद्र। ठीक है, और इसमें जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम होगा और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को जो है, जो हमारी जमीनी प्रजातंत्र है, उसको मजबूती देने की बात राम मनोहर लोहिया जी करते थे। इसके अलावा जो है वो सप्त क्रांति जो है वो 7 रेवोल्यूशंस टू एस्टेब्लिश द न्यू सोशलिज्म, नए समाजवाद की स्थापना के लिए। तो सबसे पहला था रेवोल्यूशन फॉर इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुष के बीच में समानता। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन कलर, रंग के आधार पे जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उसको बंद करना। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ बर्थ एंड कास्ट। ठीक है, तो जन्म और जाति के आधार पे जो इनइक्वालिटीज हैं उनको हटाना। नेशनल फ्रीडम फॉर एंडिंग ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, protecting the privacy of individual life from all collective encroachments and limitation on armaments। तो ये सप्त क्रांति की बात करते थे राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया ने एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी थी वो था एंटी कांग्रेसिज्म। ठीक है, तो कांग्रेस को हराने के लिए उन्होंने जो मूल मंत्र दिया था उसका आज हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको इकट्ठा आना चाहिए ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। ठीक है, तो ये एंटी कांग्रेसिज्म भी इनका, राम मनोहर लोहिया जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। और राम मनोहर लोहिया जो है वो कहा करते थे कि जब देश की सड़कें जो हैं वो शांत हो जाती हैं तो देश की संसद आवारा हो जाती है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि ही टॉक्ड अबाउट एनकरेजिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो स्ट्रीट्स तय करती हैं, वो सड़कें तय करती हैं कि वहाँ की जनता जो है वो कितना ज़्यादा विरोध या कितना ज़्यादा समर्थन कर रही है। तो यही संसद की अकाउंटेबिलिटी का पैमाना है। ठीक है, तो ये हो गया राम मनोहर लोहिया के बारे में बात।
नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ओलंपिक गेम्स की। तो बॉक्सिंग को जो है वो 2028 लॉस एंजलिस गेम्स में शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि लॉस ओलंपिक 2028 कहाँ होने वाले हैं, एलए लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। और उसमें किसको शामिल किया गया है, बॉक्सिंग जो है वो इट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। और भारत की फेमस बॉक्सर हैं निखत जरीन। तो ये उन आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके बारे में न्यूज़ है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ओलंपिक जो है 2028 का कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में होगा। और निखत जरीन जो है वो बॉक्सिंग प्लेयर है। देन एक और बॉक्सर से रिलेटेड न्यूज़ है, दैट इज लेजेंडरी बॉक्सर जॉर्ज फोरमैन जो है वो खत्म हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। एंड ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद अली इन 1974 रंबल इन द जंगल, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि आप जब किसी से हारें तो किसी अच्छे इंसान से हारें, ताकि आपका और ज़्यादा नाम हो, ठीक है। इसके अलावा ही वॉज 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड अ लेजेंड ऑफ बॉक्सिंग, ठीक है। एंड ही वॉज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। और ये हम याद रखेंगे जॉर्ज फोरमैन के बारे में। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज रिलेटेड टू जुडिशरी। और जो हमारे पूर्व सीजे आई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना, उनका कहना है कि सिटीजन्स आर लूजिंग ट्रस्ट इन इंडियन जुडिशरी, ठीक है। तो जो नागरिक हैं उनका भारतीय न्यायपालिका में विश्वास जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और उसके क्या मुख्य कारण है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, मेंस में आपके काम आएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो हम यहाँ पर 10 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है डिलेज की, देरी की, ठीक है, कि न्याय मिलने में बहुत देरी होती है। दूसरा पेंडेंसी की, 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो इंडियन जुडिशरी में पेंडिंग हैं, ठीक है, तो लंबित है, पेंडेंसी की एक प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारी एक्सेसिबिलिटी की है, ठीक है। गरीब आदमी जो है वो न्यायालय जाने में डरता है क्योंकि वहाँ पैसे नहीं है उसके पास, तो एक्सेसिबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। चौथी जो प्रॉब्लम है, दैट इज डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत नहीं है और बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। फिर है लार्ज वैकेंसीज, जुडिशरी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा जजेस के पद खाली हैं। आप अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर ही नियरली हाफ ऑफ द सीट्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर वैकेंट, ठीक है। तो ये आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हालत है। इसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन लीगल प्रोसीडिंग्स। इल इक्विप्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सही नहीं है, उसमें न्याय मिलने में बड़ी देरी होती है। और जुडिशियल जस्टिस होगा भी कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो आजकल ऐसे जजेस आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी के जेनिटल्स को छू रहे हैं तो रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है, जब तक पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं होगा। तो इस तरह के जजेस हैं। देन नंबर ऑफ फॉल्स केसेस आर इंक्रीजिंग, झूठे जो मुकदमे हैं, झूठे जो केसेस हैं वो जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बाद जो एक प्रॉब्लम है, दैट इज डिलीवरिंग नॉट डिलीवरिंग जस्टिस इन लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो न्याय आता है, जो आदेश आता है न्यायपालिका का, वो लोकल भाषा में नहीं आता है, वो इंग्लिश में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है ज़्यादातर हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की तो पूरी तरह से इट इज़ इंग्लिश, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई गरीब किसान है बेचारा, मध्य प्रदेश का ट्राइबल आदिवासी आदमी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस किया, तो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है वकील वो इंग्लिश में कर रहा है, जज जो सुन रहा है फैसला दे रहा है वो इंग्लिश में दे रहा है, उसको इंग्लिश आती नहीं, क्या फैसला आया, क्यों फैसला आया, या क्यों उसको न्याय नहीं मिला, इसको समझ ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। 10वीं जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो जुडिशरी में आप देखेंगे कि डाइवर्स नहीं है हमारी जुडिशरी, ठीक है। SC ST OBC वर्ग हो या फिर वुमेन हो, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारी जुडिशरी की। तो आप इसको अपने मेंस में जहाँ भी नोट्स बनाते हो वहाँ पर लिख लीजिए, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज रिलेटेड टू ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड 2024 का जो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिया गया है हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है। ये 12वें हिंदी के लेखक हैं जिनको अवार्ड मिला है और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। पहले हम ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 1961 से देना शुरू किया गया है।
1961, ये ईयर याद रखिएगा आप। 1961 से ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया है। पहला अवार्ड जो है वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप का नाम याद रखिएगा। और ये जो है भारत की जो 22 भाषाएं जो 8वें शेड्यूल में मेंशन्ड है, मेंशन 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंग्लिश, ठीक है। और इस अवार्ड की एक चीज और खास बात याद रखिएगा कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता, मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता, ये जीवित लोगों को ही दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए, एक सरस्वती की ब्रॉन्ज की मूर्ति और एक श्रीफल दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कितना कैश मिलता है इसमें, ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो इस बार ये किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो हिंदी के लेखक हैं और इनकी फेमस जो उपन्यास हैं वो दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज, नौकर की कमीज पर फिल्म भी बनी है। और इनकी पहली कविता थी लगभग जय हिंद, ठीक है। तो याद रखिएगा विनोद प्रकाश शुक्ल के बारे में। जन आज के लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारी सभी उपलब्धियां हमारे सामर्थ्य से नहीं, समय की शक्ति से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपका जब समय अच्छा होता है तभी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। अपने हिस्से में आने वाले प्रत्येक क्षण का सम्मान करने वाले को ही दुनिया यार भी कहती है और होशियार भी कहती है, ठीक है। तो जो लोग अपने एवरी मोमेंट, हर एक पल को एंजॉय करते हैं, ऐसे ही लोगों को दुनिया अपना फ्रेंड भी कहती है एंड उनको ही इंटेलिजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आज की अच्छी बात थी। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।